हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? हम ठीक है सर, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज की क्लास स्टार्ट करें? बिल्कुल सर, बिल्कुल करते हैं। तो आज कैपिटल गेन की आखिरी क्लास है। आज की क्लास में हम जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, उसको डिस्कस करके फिर इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके ओके सर। तो देखिए, कैपिटल गेन अभी तक हमने सब कुछ कवर कर लिया है। कैपिटल गेन के अंदर अभी तक हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली जो कि हमारे एग्जाम से रिलेवेंट थी। अब इसमें एक चीज रह गई है डिस्कस करना, टैक्स। टैक्स रेट। देखिए, गवर्नमेंट ने कैपिटल गेन के केस में कुछ कंसेशनल रेट ऑफ टैक्सेस दे रखे हैं। कुछ कंसेशनल रेट ऑफ टैक्सेस दे रखे हैं, शॉर्ट टर्म पे भी और लॉन्ग टर्म पे भी। तो वही हमें डिस्कस करना है। ठीक है। उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके ओके सर। तो इसके अंदर हमें 3 सेक्शन डिस्कस करना है। पहला सेक्शन है आपका सेक्शन 111A। दूसरा सेक्शन 112 और तीसरा सेक्शन 112A। ठीक है। 111A में हमारा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वो 15% पे टैक्स होता है। सेक्शन 112 के अंदर जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो 20% पे टैक्सेबल होता है। और जो हमारा सेक्शन 112A के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है वो हमारा 10% पे टैक्सेबल होता है। ठीक है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं कि क्या कंडीशन है, किस कंडीशन को फुलफिल करने पे हमें कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स मिल जाएगा कैपिटल गेन के अंदर। ठीक है। ठीक है सर, चलिए। तो पहला सेक्शन है हमारा सेक्शन 111A। टैक्स ऑन अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन अ ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एसेट। अगर हम सर्टेन एसेट ट्रांसफर करेंगे तो उनके ऊपर जो हमारा कैपिटल गेन निकल के आएगा वो हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो। अब सर, ये सर्टेन एसेट क्या है और कंडीशन क्या है? ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं हम। एनी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन अ ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। तो सर्टेन फंड, सर्टेन एसेट्स कौन से हैं? पहला है आपका इक्विटी, इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। ठीक है। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड क्या होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी मैं इसकी डेफिनेशन डिस्कस नहीं करूंगा। तो अगर हमारा हम ट्रांसफर कर रहे हैं इक्विटी शेयर या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट, तो उसके ऊपर जो कैपिटल गेन निकलेगा, कौन सा कैपिटल गेन? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कौन सा कैपिटल गेन? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। वो हमारा एट द रेट 15% पे टैक्स लगेगा, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड जब हमने इसको ट्रांसफर किया होगा, जब हमने इसको ट्रांसफर किया होगा उस टाइम पे उसके ऊपर एस टी टी पे किया हो। एस टी टी क्या होता है? सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। तो अगर हमने कोई इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड फंड, ठीक है, ट्रांसफर किया ड्यूरिंग द ईयर और उसके ऊपर सेल के ऊपर हमने उस एस टी टी पे किया है, तो मतलब ये किस टाइप के हैं? सर लिस्टेड होंगे। किस टाइप की सिक्योरिटीज होंगी? ये लिस्टेड सिक्योरिटीज। ठीक है, क्योंकि एस टी टी किन पे लगता है? जो लिस्टेड होती हैं आपकी। तो उस केस में जो हमारा टैक्स लगेगा 15% लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे। ठीक है, बिल्कुल सर। हाउएवर, in case of resident individual and HUF, the short-term capital gain shall be reduced by the unexhausted basic exemption limit and balance shall be taxed at 15%। ये क्या चीज़ है सर? ये तो कुछ समझ में नहीं आया हमारे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। हाँ सर, एग्जाम्पल से समझते हैं सर। कि दूसरा जो हमारा पैराग्राफ है उसमें क्या बोला गया, चलिए इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। मान लीजिए हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 50,000। ठीक है, ठीक है सर। और अदर इनकम है हमारा से
इसको शॉर्ट टर्म को आप 1 लाख कर लीजिए, ठीक है, 1 लाख है, ठीक है। और अदर इनकम है हमारी, मान लीजिए 2 लाख, ठीक है। अदर इनकम है 2 लाख और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है हमारा अंडर सेक्शन 111A 1 लाख, ठीक है, ठीक है सर। तो दूसरे का क्या मतलब है, हमारे जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या होती है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट देखी थी, हाँ सर, जो हमारा स्लैब चल रहा था, अब तो किस लिमिट तक हमारी इनकम एग्जाम्प्ट होती है सर, डिफॉल्ट के अंदर है, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम के अंदर है हमारा 3 लाख तक, अप टू 3 लाख कोई टैक्स नहीं देना। और ऑप्शनल टैक्स रिजिम के अंदर कहाँ तक है सर, 2.5 लाख, 2.5 लाख तक हमें कोई टैक्स नहीं देना, ठीक है, हाँ सर। मान लीजिए ऑप्शनल टैक्स रिजिम है ये बंदा, ठीक है, ये पर्सन ऑप्शनल टैक्स रिजिम है, तो जो हमारी 2.5 लाख की बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, उससे पहले 2 लाख को एडजस्ट करेंगे, ठीक है, 2 लाख को एडजस्ट कर दिया, हाँ सर। अब कितनी लिमिट बची सर, 50,000 अभी भी बच रहा है, ठीक है। तो जो ये 50,000 बचा, 50,000 बचा, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से। तो ये 1 लाख है, 1 लाख में से 50,000 माइनस कर देंगे, जो रिमेनिंग बचा उसके ऊपर हमारा 15% पे टैक्स लग जाएगा। समझ में आया। तो जो हमारा बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, पहले अदर इनकम को उससे एडजस्ट करेंगे, अगर पूरा एडजस्ट हो जाता है तो कहानी वहीं खत्म। लेकिन अगर पूरा एडजस्ट नहीं हो पाता, पूरा एडजस्ट नहीं हो पाता, जितना बच जाता है, जितना बच जाता है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से। जैसे कि इस केस में 2.5 लाख की लिमिट थी, ठीक है, मान लीजिए ऑप्शनल टैक्स रिजीम में था वो, तो ऑप्शनल टैक्स रिजीम में बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या होती है सर, 2.5 लाख, अप टू 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं देना, ठीक है। तो अदर इनकम कितनी थी उसकी, 2 लाख, तो 2 लाख को हमने 2.5 लाख के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया, कितना बचा सर, 50,000, 50,000 तक और टैक्स नहीं पे करना उसको। तो जो 50,000 बचा हुआ है एग्जॉस्ट बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, जो रिमेनिंग बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट बची है, जो कि अदर इनकम के बाद भी बच रही है, सेट ऑफ होने के बाद भी बच रही है, उसको हम इससे एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 50,000 बच गया, इस 50,000 को हम इसके अगेंस्ट एडजस्ट कर देंगे और जो रिमेनिंग बाकी बचेगा वो उस पर 15% टैक्स दे देंगे। ओके, ओके सर। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ ये किनको बेनिफिट मिलेगा, रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ, किनको मिलेगा, रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ। अगर नॉन रेसिडेंट है तो उसको बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट की एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी वाली, ठीक है। ये किनको मिलेगी, सिर्फ अगर वो पर्सन रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ है। अगर नॉन रेसिडेंट है तो उस केस में इसका बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। नॉन रेसिडेंट के केस में, नॉन रेसिडेंट के केस में बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, ओके सर। फिर नो डिडक्शन अंडर सेक्शन चैप्टर ए कैन बी क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब ये आएगा, ग्रॉस टोटल इनकम में से हमारी डिडक्शन माइनस होती है, सेक्शन 80C से 80U की, उनकी डिडक्शन इसमें नहीं मिलेगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जो, उसके अगेंस्ट 80C से 80U की डिडक्शन हमें नहीं मिलेगी। ओके, ओके सर। उसके बाद short term capital gain arising from a transaction undertaken in a foreign currency on a recognized stock exchange located in a international financial service center would be taxable at a concessional rate of 15%, even STT is not paid in respect of such transaction। कहने का मतलब है कि अगर मैं कोई सिक्योरिटी खरीद रहा हूँ, इक्विटी शेयर या फिर इक्विटी ओरिएंटेड फंड, उस स्टॉक एक्सचेंज पे, जो कि कहाँ लोकेटेड है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे लोकेटेड है। और किस में खरीद रहा हूँ, फॉरेक्स में खरीद रहा हूँ, फॉरेन करेंसी में खरीद रहा हूँ, मान लीजिए यूएसडी में खरीद रहा हूँ। तो उस केस में अगर जब सेल ट्रांसफर हो रहा है, जब मैं इनको सेल कर रहा हूँ, उस पर अगर एसटीटी नहीं भी लगा हुआ है तो भी उस केस में इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। सॉरी, डिडक्शन कह रहा हूँ, कंसेशनल रेट ऑफ 15% का बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, ओके सर। तो ये था हमारा सेक्शन 111A। सर इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होंगे उन पे क्या क्या होगा, उन पे हमारा जो नॉर्मली टैक्स लगता है
जो हमारा स्लैब है, जो रेट है, जो नॉर्मल रेट्स हैं उनके हिसाब से उन पर टैक्स लगेगा। ठीक है, इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। ओके ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए जी, अब आगे चलते हैं। अगला सेक्शन है हमारा सेक्शन 112 112, जो कि डील करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में। लेकिन ये सेक्शन को डिस्कस करने से पहले हम सेक्शन 112 ए डिस्कस करेंगे। क्यों सर? क्योंकि सेक्शन 112 में बोला गया है कि वो कैपिटल गेन जो कि 112 ए के अंदर कवर है उसको छोड़ के, तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर इसको डिस्कस करेंगे। ओके, कि 112 ए में क्या आता है आपका। ठीक है, ओके सर, चलिए तो पहले 112 ए डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद 112 देखेंगे। टैक्स ऑन अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन अ सर्टेन एसेट, सेक्शन 112 ए। सेक्शन 112 ए बोलता है कि अगर हम सर्टेन एसेट ट्रांसफर करेंगे तो उसका जो कैपिटल गेन निकल के आएगा, कौन सा कैपिटल गेन सर? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उस पर हम 10% टैक्स लगाएंगे। तो कौन से वो एसेट है और क्या कंडीशन है, चलिए देखते हैं। ओके ओके सर। एनी लॉन्ग टर्म capital gain exceeding rupees 1 lakh on a transfer of equity share and unit of equity oriented fund shall be liable to tax at the rate 10% on such capital gain if security transaction tax has been paid on acquisition and sale in case of equity share and on such sale of in case of unit of equity oriented mutual fund। कहने का मतलब है सेक्शन जो 112 है, 12 ए है, बोलता है अगर हमारे पास इक्विटी शेयर है, क्या है? इक्विटी शेयर है, और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट है हमारे पास। ठीक है, और इनको मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, तो उसके ऊपर हम मेरा टैक्स लगेगा एट द रेट 10%, प्रोवाइडेड एसटीटी पे हुआ हो एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, जब हमने इसको परचेज किया होगा उस टाइम पे भी एसटीटी पे होना चाहिए, प्लस जब हम इसको सेल कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं उस टाइम पे भी इस पे एसटीटी पे हुआ होना चाहिए। तो उस पर टैक्स लगेगा एट द रेट 10%। प्रोवाइड, और इसमें एक चीज़ और है कि अगर इनकम जो हमारा शॉर्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इससे अप टू 1 लाख है, अप टू 1 लाख है, वो हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अप टू 1 लाख तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 1 लाख से ऊपर जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इनके ऊपर, इन दोनों के ट्रांसफर के ऊपर, वो हमारा एट द रेट 10% टैक्सेबल होगा, प्रोवाइडेड उसके ऊपर जब हमने उसको परचेज किया होगा, चाहे इक्विटी शेयर हो या यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, जब हमने परचेज किया होगा उस टाइम पे भी एसटीटी पे हुआ होना चाहिए, और सेल के टाइम पे भी एसटीटी पे हुआ होना चाहिए। ठीक है, अगर 1 लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। 1 लाख से ऊपर है तो जितना ऊपर है, मान लीजिए 1,20,000 है, 1,20,000 कैपिटल गेन है, तो 1 लाख एग्जाम्प्ट हो जाएगा और 20,000 के ऊपर हमारा 10% टैक्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? मान लीजिए हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 1,20,000 है, तो इसमें से 1 लाख हमारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा और 20,000 पे टैक्स लग जाएगा एट द रेट 10%। ठीक है, ठीक है सर, लेकिन कौन सा कैपिटल गेन होना चाहिए? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए आपका। ओके ओके सर। In case of resident individual or HUF, the long-term capital gain shall be reduced by the unexhausted basic exemption limit and the balance shall be taxed at the rate 10%। ये क्या है सर? जैसे हमने 111A में पढ़ा था कि जो रिमेनिंग बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट रह जाएगी अदर इनकम के सेट ऑफ के बाद, उसको हम एडजस्ट कर पाएंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ। ठीक है, जैसे मैंने आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A में बताया था
कि 2 लाख अदर इनकम है, 1 लाख मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। सेम इसमें भी अगर अदर इनकम को एडजस्ट करने के बाद हमारी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट रह जाती है कुछ। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या है? डिफॉल्ट केस में 3 लाख और ऑप्शनल टैक्स रिजीम में 2.5 लाख। तो अगर कुछ रह जाती है तो जितना बच जाएगी अदर इनकम से सेट ऑफ करने के बाद, उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं, और जो रिमे सेटअप करने के बाद जो रह जाएगा, एडजस्ट करने के बाद जो रह जाएगा, उसके ऊपर हमें 10% के हिसाब से टैक्स निकालना है। ओके ओके सर, चलिए फिर थर्ड पॉइंट, नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A और रिबेट अंडर सेक्शन 87A कैन बी क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जो हमारा 111A था उसमें 80C से 80U की डिडक्शन नहीं मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 80 से 80U की तो मिलेगी ही नहीं, प्लस जो रिबेट है हमारा 87A का वो भी नहीं मिलेगा इस केस में। अगर हमारा कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 111A, तो उस केस में हमें रिबेट 87A की भी नहीं मिलेगी, 87A की रिबेट भी नहीं मिलेगी। ठीक है, 80C से 80U तो मिलेगी नहीं, प्लस 87A रिबेट जो मिलती है वो भी नहीं मिलेगी। ठीक है, ठीक है सर। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपीज अराइजिंग फ्रॉम अ ट्रांजेक्शन अंडरटेकन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज, जो हमारा हमने शॉर्ट टर्म वाले में डिस्कस किया था कि अगर फॉरेक्स में कोई हम सिक्योरिटी परचेज कर रहे हैं, इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड फंड, जो कि उस रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे, जो कि कहाँ पे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के वहाँ पे है, और फॉरेक्स में परचेज कर रहे हैं, तो उस केस में एसटीटी पे नहीं भी हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 10% पे ही टैक्स लगेगा हमारा। ठीक है, ठीक है, लेकिन एक्सेस इन 1 लाख, 1 लाख से एक्सेस होना चाहिए। क्यों? 1 लाख तक तो एग्जाम्प्ट है सर। ओके ओके सर, तो ये था हमारा सेक्शन 112A। ओके ओके सर, अब आते हैं हम सेक्शन 112 पे। तो वो भी हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, लेकिन ऑन सर्टेन एसेट। कौन से एसेट? इक्विटी शेयर या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट हो। ओके, उसके अलावा जो भी हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो हमारा उस पर टैक्स लगेगा एज पर 112 के अकॉर्डिंगली। क्या है? एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112A सेल बी टैक्सेबल एट द रेट 20%। किस रेट पे टैक्स लगेगा? 20%। किन को छोड़ के? जो कि हमारा 112A में कवर है, उनको छोड़ के। ठीक है, ठीक है सर। इन केस ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल और HUF, the long term capital gain shall be reduced by the unexhausted basic exemption limit and balance shall be subjected to 20%। जैसे कि हमने 111 में भी देखा था और 112A में भी देखा था, इस केस में भी आपका अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल और HUF है, रेसिडेंट इंडिविजुअल और HUF है, तो उनको जो हमारा अनएग्जॉस्ट बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है अदर इनकम से सेट ऑफ होने के बाद अगर कुछ बच रहा है तो उसको हम सेट ऑफ कर पाएंगे हमारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। ओके ओके सर। इन केस ऑफ नॉन कॉर्पोरेट, नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी, कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम अ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग अनलिस्टेड सिक्योरिटी और शेयर ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी shall be chargeable at to tax at the rate 10% without giving to the effect to the indexation provision in the section second proviso of section 48 and currency conversion under first proviso of section 48। ये क्या है सर? इसमें बोला गया है कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है अदर देन कंपनी, अदर देन कंपनी, कंपनी को छोड़ के अगर कोई नॉन रेसिडेंट है जैसे इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म और फॉरेन कंपनी है, ठीक है, और वो ट्रांसफर कर रहे हैं कोई सिक्योरिटी जो कि है अनलिस्टेड सिक्योरिटी, जो कि लिस्टेड नहीं है, डिवेंचर हो गए, प्रेफरेंस शेयर है जो कि लिस्टेड नहीं है, या फिर शेयर ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी, शेयर ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी जैसे सिस्टम कंसर्न होती है जिनमें सबेंशियल इंटरेस्ट होता है ओनर का, उस टाइप की कोई कंपनी है। ठीक है, तो उस पर
जो टैक्स लगेगा वो 10% पे लगेगा, उस पर 10% पे लगेगा। लेकिन उस केस में हम इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देंगे। ओके। ओके सर। चलिए, नेक्स्ट है हमारा कैपिटल गेन ऑन अ ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटी, जैसे लिस्टेड डिवेंचर हो गया, लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर हो गए। ठीक है, ठीक है सर। या फिर जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड shall be chargeable to a tax at the rate 10% computed without the benefit of indexation or 20% availing the benefit of indexation whichever is more beneficial of to the assessee। ये क्या है सर? इसमें बोला गया है कि assessee के पास दो ऑप्शन है। assessee के पास assessee के पास दो ऑप्शन है। किन केसेस में? लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं, अदर देन यूनिट, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, और जीरो कूपन बॉन्ड के केस में। इन दोनों केसेस में एसएससी के पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है सर? कि वो 20% पे भी टैक्स दे सकता है और 10% पे भी टैक्स दे सकता है। अगर 20% पे टैक्स देगा तो उसे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। और 10% पे देगा तो विदाउट इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन का बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। जौन सा दोनों में से बेनिफिशियल है, 10% विदाउट इंडेक्सेशन या फिर 20% विद इंडेक्सेशन, जौन सा भी बेनिफिशियल है उसके लिए, उसके हिसाब से वो निकाल सकता है अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, ठीक है सर। नो डिडक्शन अंडर सेक्शन चैप्टर 6A कैन बी क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इस केस में भी 80C से 80U की डिडक्शन हमें नहीं मिलेगी। तो ये थे हमारे कंसेशनल टैक्स रेट। इसके अलावा जो भी बचेंगे हमारे, वो सब नॉर्मल स्लैब पे टैक्स होंगे। ओके, तो लॉन्ग टर्म में तो कुछ बचेगा नहीं। शॉर्ट टर्म में आपका जो बचेगा, जो 111A में कवर नहीं हो रहे, वो सारे नॉर्मल रेट पे आपके टैक्स होंगे। ओके। ओके सर, चलिए आप क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर, क्वेश्चन करते हैं आप। इस पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल 19, और इसका सॉल्यूशन भी है। चलिए मैं बता देता हूँ क्या है इसमें, कि एडजस्ट कैसे करना है। कैलकुलेट द इनकम टैक्स लेबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 इन द फॉलोइंग केसेस। चार केसेस दे रखे हैं, एक रेसिडेंट है, फिर नॉन रेसिडेंट है, रेसिडेंट है और नॉन रेसिडेंट है। टोटल इनकम अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,40,000, 3,10,000, 5,90,000 और 4,80,000 दे रखा है। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दे रखा है 85,000। कोई लैंड थी उसको बेच के, कोई खाली लैंड थी उसको बेच के 85,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। 10,000 फ्रॉम द सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर, एसटीटी पेड एट द टाइम ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ शेयर। तो ये जाएगा 112A, ये जाएगा आपका 112 के अंदर। 60,000 फ्रॉम द सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन अ रूरल एरिया, ये तो एग्जाम्प्ट ही है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो है हमारी कैपिटल एसेट ही नहीं होती, तो जो इससे इनकम होगी वो एग्जाम्प्ट है हमारी, और इसमें तो कुछ दे ही नहीं रखा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अंदर और ऑप्शनल टैक्स रिजीम के अंदर क्या टैक्स निकल के आएगा वो बताना है हमें। तो पहले डिफॉल्ट वाला देख लेते हैं, इसके आंसर भी दे रखे हैं यहाँ पे। रेसिडेंशियल स्टेटस डिफॉल्ट के केस में एग्जाम्पशन लिमिट क्या होगी सर? 3 लाख। 3 लाख है, हाँ सर। एसेट कौन सा बेचा? लिखा हुआ है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन अ सेल ऑफ अबव एसेट, तो इसको बेचा 85 में, 85,000 का गेन हुआ। अदर इनकम कितना है? 2,40,000। तो जो एग्जाम्पशन लिमिट है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, पहले उसके अगेंस्ट इसको एडजस्ट करेंगे।
2,40,000 अदर इनकम को एडजस्ट करेंगे। कितना बचा सर? 60,000। 60,000 को इससे एडजस्ट करेंगे, तो 85 में से 60,000 गया, कितना बचा? ठीक है, पहले 3 लाख में से हम किसको एडजस्ट करेंगे? अदर इनकम को। कितना बचा उसके बाद? 60,000। ये इसको बोलेंगे हम अनएग्जॉस्ट जस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। ठीक है, ठीक है सर। तो इस 60,000 को अब हम एडजस्ट करेंगे 85 के साथ। 85 हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसमें से 60,000 एडजस्ट कर देंगे, कितना बचा सर? 25,000। तो 25,000 के ऊपर हमारा एट द रेट 20% टैक्स निकल के आ जाएगा। तो 25,000 पे 20% निकालिए, कितना आता है सर? 5,000। तो ये हमारा 5,000 इस पे निकल के आया। ओके, अदर इनकम पे नील। इस केस में 1 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A के अंदर 1 लाख तक की एग्जेम्पशन है। तो यहाँ पे 0 हो गया, और जो बाकी आपका 3,10,000 है उसमें 3 लाख तक तो बेसिक एग्जामेशन है। हाँ सर, 10,000 पे 5% निकालिए, 500 आ गया। बाकी में भी ऐसे ही करके निकल जाएगा। उसके बाद रिबेट मिल जाएगा 5,000 का यहाँ पे। हाँ सर, यहाँ पे मिल जाएगा। इन दोनों में क्यों नहीं मिला सर? क्योंकि नॉन रेसिडेंट है। नॉन रेसिडेंट के केस में रिबेट अंडर सेक्शन 87A नहीं मिलता है। ओके, ओके सर, फिर टैक्स निकल जाएगा। सेम ऑप्शनल के केस में भी है। चलिए ऑप्शनल का भी बता देते हैं। ऑप्शनल के केस में कितनी लिमिट है हमारी सर? 2.5 लाख। ठीक है, 2.5 लाख लिमिट है। तो अदर इनकम 2,40,000 है। तो इस बार कितना आना है? जो लिमिट बचेगा 2.5 लाख में से 2,40,000 जाएंगे तो 10,000। तो 85 में 10,000 माइनस कीजिए, कितना बचा? 75,000। उसका 20% निकालिए सर, 15,000। तो यहाँ पे ये 15,000 आ गया। क्लियर है? बिल्कुल सर। चलिए, फिर बाकी सेम वैसी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। मिस्टर मिथुन परचेज्ड 100 equity share of Messrs Good Money Company Limited as on 1st April 2007 at the rate of rupees 1,000 per share in a public issue of a company by paying security transaction tax. मिस्टर मिथुन ने 1,000 शेयर खरीदे इक्विटी शेयर ऑफ गुड मनी कंपनी लिमिटेड के 1 अप्रैल 2007 को। कितने के खरीदे? 1,000 रुपये पर शेयर इन पब्लिक इशू ऑफ अ कंपनी। पब्लिक इशू क्या होता है? जब कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर निकालती है पब्लिक के लिए, तो वो थ्रू आईपीओ लेके आती है। ठीक है, तो पब्लिक इशू करती है उस टाइम पे। ओके, ओके, तो उस पब्लिक इशू में उसने खरीदे थे और उस पर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे किया था। ठीक है सर। कंपनी अलॉटेड बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 1:1 ऑन 1 दिसंबर 2022। 2022 में, दिसंबर 2022 में कंपनी ने क्या किया? बोनस शेयर इशू किए। बोनस शेयर क्या होता है सर? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में कंपनी शेयर्स देती है। ठीक है, तो ये 1:1 मतलब एक शेयर के बदले एक शेयर दिया उसने। तो 100 थे, 100 और शेयर दे दिए। ही हैज ऑल्सो रिसीव डिविडेंड ऑफ ₹100 पर शेयर ऑन 1 मई 2023। इसके अलावा उसको डिविडेंड मिला 10 रुपये का पर शेयर। तो 200 शेयर हैं, 10 रुपये के हिसाब से कितना हो गया? 2,000 रुपये डिविडेंड मिला उसको मई 2023 में। ही हैज सोल्ड ऑल द शेयर ऑन 1 अक्टूबर 23 एट द रेट ऑफ ₹4,000 पर शेयर। उसने क्या किया? अक्टूबर 2023 में सारे के सारे शेयर सोल्ड कर दिए 4,000 रुपये पर शेयर पे। 4,000 रुपये एक शेयर के हिसाब से सारा सोल्ड कर दिया थ्रू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज एंड पेड ब्रोकरेज ऑफ 1% एंड सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन ऑफ 0.02%। ओके, ठीक है। कंप्यूट हिज टोटल इनकम एंड टैक्स लेबिलिटी फॉर AY 24-25 if Mr. Mithun paid tax under default tax regime, assuming that he is having no income other than the above fair market value of share of Good Money Company Limited
एज ऑन 31 जनवरी 2018 इज ₹2000। ये क्या है सर, अभी देखते हैं क्या ये। तो सबसे पहले जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें इसको हम हमेशा, जैसे यहाँ पे ओरिजिनल कितने हैं, 100 शेयर है सर, उसके बाद बोनस मिले, राइट मिले, तो हमें सबको अलग अलग लॉट बना के कैलकुलेट करना है। ठीक है, उनको आपस में मिक्स नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे 100 शेयर और मिले तो दोनों को एक साथ नहीं कैलकुलेट करना, 100 शेयर का अलग कैलकुलेशन होगा और 100 शेयर का अलग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों का पीरियड ऑफ होल्डिंग अलग अलग है। ओके, ओके सर, तो जितने ही बार भी हमें शेयर मिल रहे हैं सबका अलग अलग कैलकुलेट करेंगे हम। ओके, ये नहीं कि आपस में मर्ज करके 200 का एक साथ निकाल देना, ऐसे नहीं करना है अपने को। ठीक है, ठीक है सर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओरिजिनल शेयर का निकालेंगे। ओरिजिनल शेयर्स कितने, 100 शेयर है सर। पार्टिकुलर्स अमाउंट, सेल कंसिडरेशन कितना है, 4000 सर। कितने शेयर हैं इसके पास, 100 शेयर है। 4000 इंटू 100 कितना हो गया सर, 4 लाख। कोई ब्रोकरेज वगैरह भी पे करी है, हाँ सर ब्रोकरेज पे करी है। कितनी सर, 1%। तो 4 लाख का 1% कितना हो गया सर, 4000। नेट सेल कंसिडरेशन निकालेंगे। 3,96,000 माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्यों सर, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्यों नहीं करेंगे, एसेट कौन सा है, लॉन्ग टर्म है सर, तो इंडेक्स नहीं होगा सर। जब हम सेक्शन 48 डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हमने देखा था कि जो भी आपका टैक्स अंडर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा अंडर सेक्शन 112A, ठीक है, 112A के अंदर जो भी टैक्सेबल होगा, जिस पे टैक्स निकलेगा, उसके केस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस केस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, ओके सर। प्लस अगर कोई शेयर अगर कोई शेयर 1 फरवरी 2018 से पहले अलॉट हुआ है और उसको ट्रांसफ़र करने के टाइम उस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे हुआ है, तो उसके लिए अलग से दे रखा था कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालना है। याद आया कुछ, हाँ सर। उसमें हम लेंगे कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है, 1000। ठीक है, ठीक है सर। उसको हम कंपेयर करेंगे हायर ऑफ एफ एम वी, सॉरी उसको कंपेयर करेंगे हम लोअर ऑफ, कॉस्ट को हम कंपेयर करेंगे लोअर ऑफ एफ एम वी ऑन 31 जनवरी 2018 और सेल कंसिडरेशन। ठीक है, तो एफ एम वी कितनी है सर, 2000। 31/1/2018 को एफ एम वी कितनी है सर, 2000, और सेल कंसिडरेशन कितना है सर, 4000। दोनों से लोअर कौन सा है सर, 2000। तो 2000 को कंपेयर करेंगे हम जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, दोनों में जो भी हायर होगा, हायर कौन सा है सर, 2000। तो 2000 हमारा क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू 100 शेयर इनटू और तो कुछ करना नहीं है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा नहीं इस केस में, तो ये हमारा निकल के आया 2 लाख। तो ये हो गया हमारा 1,96,000। तो क्या हो गया, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,96,000 निकल के आया। ठीक है, ओरिजिनल शेयर का। हाँ सर। अब बोनस शेयर इसको कब मिल रहे हैं,
सर बोनस शेयर मिल रहे हैं 1 दिसंबर 2022 को, और सोल्ड कब कर रहा है? 1 अक्टूबर 2023 को सारे ही सोल्ड कर रहा है। बोनस शेयर इस केस में हमने निकाली नहीं, क्योंकि देख के ही पता चल रहा था कि लॉन्ग टर्म है। बोनस शेयर के केस में निकाल लेते हैं, है ना? क्या निकाल लेते हैं सर? पीरियड ऑफ होल्डिंग। कब खरीदा था उसने? 1 दिसंबर 2022 को मिले थे, और सोल्ड कब किया है? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को, तो 30/9/2023 तक पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या बनेगा? ये शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बन जाएगा। पार्टिकुलर्स अमाउंट, सेल कंसिडरेशन कितना है सर? 4,000 इंटू 100, 4 लाख, लेस ब्रोकरेज कितनी है? 1%, 4,000। ठीक है। नेट सेल कंसिडरेशन 3,96,000, उसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बोनस शेयर के केस में, अगर बोनस शेयर के केस में क्या होता है? सन्नी होगा, और 1 फरवरी 2018 से पहले अगर लिया है और ट्रांसफर के टाइम एसटीटी पे किया है, तो उस केस में सर एफ एम वी ऑन 31/1/2018 कंपेयर करेंगे सेल कंसिडरेशन के साथ। दोनों में से जो भी लोअर है उसको कंसिडर करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के केस में। दोनों में जो भी हायर होगा, तो एफ एम वी एज ऑन 31/1/2018 का हम बेनिफिट ले सकते हैं उस केस में। लेकिन ये 1 फरवरी 2018 के बाद का है। ठीक है। 1 दिसंबर 2022 को अलर्ट हुआ है, तो इस केस में क्या होगा? नील होगा आपका। ठीक है। ठीक है सर, तो ये हमारा 3,96,000, ये क्या निकल गया है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है। ठीक है सर, चलिए। उसके बाद डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी? डिविडेंड इनकम सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर जाएगी। कितनी है? 200 इंटू 10, 2,000। ये जाएगी हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। अब हमें निकालना है इसके ऊपर टैक्स, हमें निकालना है टैक्स। ठीक है, निकालते हैं। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या है डिफॉल्ट के केस में? सर 3 लाख। ठीक है, सबसे पहले डिविडेंड इनकम को एडजस्ट करेंगे। डिविडेंड इनकम 2,000 थी, एडजस्ट करने के बाद कितनी हो गई? नील हो गई। ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद इसके ऊपर लगेगा हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल। ये जो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल के आया, ये टैक्सेबल होगा हमारा 111A के अंदर, और ये हमारा टैक्सेबल होगा 111, सॉरी 112A के अंदर, 112A के अंदर। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालेंगे हम कितने के ऊपर? 3,96,000 है, और अभी कितनी लिमिट बची है? 3 में से 2 गए, 298 की अभी अनएग्जॉस्ट लिमिट बची हुई थी। तो एडजस्ट करने के बाद कितना बचा? 98,000। 98,000 के ऊपर हम 15% के हिसाब से निकालेंगे 14,700। ठीक है। ठीक है सर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 1,96,000, और अप टू 1 लाख तो ये एग्जाम्प्ट होता है सर। हाँ, तो उसको माइनस कर देंगे, कितना आया? 96,000। इसके ऊपर लगेगा हमारा 10% के हिसाब से 96। ठीक है। कौन सा सेक्शन? यहाँ पे आ जाएगा 111A, और ये है 112A। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा सर,
एक बात बताइए, जो हमारी अनएग्जॉस्ट लिमिट है, पहले हमने उसको इसके साथ एडजस्ट क्यों किया, इसके साथ एडजस्ट क्यों किया, बताइए, इसके साथ एडजस्ट क्यों किया? क्योंकि इस पे रेट ऑफ टैक्स ज़्यादा है। अगर हम अनएग्जॉस्ट को इसके साथ एडजस्ट कर देंगे तो हमें टैक्स ज़्यादा देना पड़ जाएगा, क्योंकि इस पे रेट ऑफ टैक्स ज़्यादा है। अगर मान लीजिए हम दो रेट दे रखे हैं, ठीक है, एक 15%, एक 10%, और आपको किसी में बेनिफिट दिया जाए कि आप इन दोनों में से किसी एक पे बेनिफिट लेना चाहो, रिडक्शन लेना चाहो, किस में लोगे? 15% वाले में। क्यों? क्योंकि उस पर रेट ऑफ टैक्स ज़्यादा है, उस पर ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो उसमें डिडक्शन लोगे ना। हाँ सर, इसीलिए जो अनएग्जॉस्ट लिमिट है हमने, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, इसके साथ एडजस्ट किया है। ओके, ओके सर। कितना निकल गया है टैक्स? सर 24,000 लेस कर देंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A। कितनी मिलेगी सर? इस केस में तो मिलेगी नहीं, तो सिर्फ 14,700। कितने तक की मिलती है सर? 25,000 तक की मिलती है। कितना आ गया? 96। ठीक है, इसमें 4% और ऐड कर देंगे, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @ 4%। 972 ये आपका आ गया। सॉरी, ये आपका आएगा 384। 384 ये आ गया आपका 9984 टोटल टैक्स। ठीक है, ठीक है सर, चलिए। नाइन नाइन एट फोर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, Mrs. Harshita purchased a land at the cost of rupees 35 lakh in the financial year 45 and held the same as per capital asset till 20th March 2023। हर्षिता ने एक लैंड खरीदा था 35 लाख रुपए का 2004-5 में, और उसको 20 मार्च 2023 तक एज अ कैपिटल एसेट होल्ड करके रखा। 21 मार्च 2023 को उसने कन्वर्ट कर लिया उसको इन स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। when the fair market value of land was 2 लाख, सॉरी 210 लाख, मतलब 2 करोड़ 10 लाख जब उसका फेयर मार्केट वैल्यू था, 21 मार्च को उसने कैपिटल स्टॉक को कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है सर, कन्वर्ट करने के बाद क्या किया उसने? सी कंस्ट्रक्टेड 15 फ्लैट ऑफ इक्वल साइज, क्वालिटी एंड डायमेंशन। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच फ्लैट इज रुपीज 10 lakh। Construction was completed in February 24. She sold 10 flat at the rate of 30 lakh per flat in March 24. The remaining 5 flat were held in stock in trade as on 31 मार्च 2024। ठीक है, उसने क्या किया? लैंड को कन्वर्ट तो कर लिया उसने स्टॉक इन ट्रेड में, उसके बाद उस पर 15 इक्वल साइज के फ्लैट बनाए, और उसमें से 10 को उसने सोल्ड कर दिया, 5 बच गए। और कितने में सोल्ड किया सर? 30 लाख पर फ्लैट, और एक फ्लैट को बनाने में 10 लाख का कॉस्ट आया उसका। ठीक है, ठीक है सर। सी इन्वेस्टेड रुपीज 50,000 और 50 lakh in a bond issued by NHAI of India on 31st March and another 50 lakh in bond of Rural Electrification Corporation Limited in April 24। उसने 50-50 लाख करके दो बार एक बार NHAI के बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, और दूसरा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के वहाँ पे 50 लाख का इन्वेस्ट किया, मतलब टोटल 1 करोड़ का इन्वेस्ट किया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कंप्यूट द अमाउंट चार्जेबल कैपिटल गेन एंड बिजनेस इनकम। तो हमें इस केस में कैपिटल गेन
और बिजनेस इनकम दोनों निकालना है। ठीक है, तो निकाले। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल करते हैं। तो पहले केस समझ लेते हैं क्या है। लैंड थी, हाँ सर, लैंड को हमने पहले कैपिटल एसेट था, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया स्टॉक इन ट्रेड में। किस में कन्वर्ट कर लिया? स्टॉक इन ट्रेड में। कन्वर्ट करने के बाद उस पर हमने फ्लैट बनाए, 15 फ्लैट बनाए, जिसमें से 10 सोल्ड हो गए और 5 अनसोल्ड रह गए। ठीक है, तो हमें कैपिटल गेन निकालना है इस केस में और बिजनेस इनकम निकालनी है, दो चीज़ें निकलेंगी। तो यहाँ पे कौन सा प्रोविजन लगेगा सर? जहाँ पे हम कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं, उस केस में कैपिटल गेन कौन से ईयर में निकलता है? जिस ईयर में वो स्टॉक इन ट्रेड सोल्ड हुआ है। यहाँ पे बनाए तो उसने 15 थे, लेकिन सोल्ड सिर्फ 10 ही हुए हैं, तो कैपिटल गेन भी हमारा प्रपोर्शनेट निकलेगा। जितना भी कैपिटल गेन निकल के आएगा उसका 2/3 कर देंगे। टोटल 15 फ्लैट है, उसमें 10 सोल्ड हुए, तो जितना सोल्ड हुआ उसके अगेंस्ट हम क्या कर देंगे? कैपिटल गेन को प्रपोर्शनेट कर लेंगे। फिर जब 5 सोल्ड होंगे, 5 के अगेंस्ट फिर उस साल में निकालेंगे। ओके, ओके सर। उसके बाद फ्लैट को सेल करेंगे, तो जितने में सोल्ड किया उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर देंगे और प्रपोर्शनेट लैंड ऑफ कॉस्ट माइनस कर देंगे, तो हमारा बिजनेस इनकम निकल जाएगा। और ये जो 50 लाख इन्वेस्ट कराया है, इसकी हमें डिडक्शन मिल जाएगी कैपिटल गेन के अंदर, कैपिटल गेन के अंदर 54 ईसी के अंदर। वहाँ पे लेकिन सर मैक्सिमम 50 लाख ही है, 2 बार इसने किया है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, 50 लाख की ही मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी। ओके, चलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें? कैपिटल गेन। क्या निकालते हैं? कैपिटल गेन। ठीक है, ठीक है सर, चलिए। सेल कंसिडरेशन क्या होगा हमारा? सर एफ एम बी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। कितना है एफ एम बी? एफ एम बी कितना है हमारा? सर 2 करोड़ 10 लाख। 2 करोड़ 10 लाख, ठीक है, ठीक है सर। उसमें से माइनस कर देंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना कॉस्ट था? कितने में परचेज किया था हमने? सर 35 लाख में परचेज किया था, और इसको होल्ड कब तक करके रखा था हमने? 20 मार्च 2023 तक। ठीक है, 4-5 में इसको खरीदा था, तो ये हो गया 35 लाख इंटू, डिवाइड बाई करेंगे हम 4-5 113, हम मल्टीप्लाई करेंगे हम 22-23 या 23-24, कौन से सीआईए से करेंगे सर? जिस ईयर में हमने उसको कन्वर्ट किया, किस ईयर में किया है सर? मार्च 23 में किया है, 22-23 में। ठीक है, 22-23 का हम इंडेक्सेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कितना आया? यह है सर 10252212, माइनस कीजिए कितना आता है? 10747788। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे? प्रपोर्शनेट कर देंगे बाई, मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 15, 2/3। क्यों किया सर? क्योंकि हमारा जितना स्टॉक सोल्ड होगा उतना ही कैपिटल गेन उस ईयर में चार्ज होगा, जो अनसोल्ड है उसका हम चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, तो 15 टोटल बनाए थे, 15 में से 10 सोल्ड करे उसने। अगर 15 के 15 कर देता तो पूरा टैक्सेबल हो जाता, लेकिन सिर्फ 10 किए हैं, तो उसके प्रपोर्शनेट जितना कैपिटल गेन है सिर्फ उतना ही टैक्सेबल होगा।
तो 10 डिवाइड बाई 15, 7165192। ठीक है, ठीक है सर, इसमें से हम माइनस कर देंगे एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC। कितना? 50 लाख। मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितनी है? 50 लाख की है। तो माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा? 21,65,192। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा? ये जिस ईयर में हमारा स्टॉक इन ट्रेड सोल्ड हुआ। ठीक है, असेसमेंट ईयर 23-24। अब निकालते हैं कैपिटल, ये तो निकल गया कैपिटल गेन। अब बिजनेस बिजनेस की इनकम निकालते हैं। हाँ सर, बिजनेस की इनकम निकालते हैं सर। बिजनेस इनकम, अब बिजनेस इनकम निकालते हैं। सेल ऑफ फ्लैट, कितने फ्लैट सेल किए सर? 10। 30 लाख का एक है, तो ये हो गया हमारा 3 करोड़ या 300 लाख। ठीक है, ठीक है सर। फिर माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ फ्लैट। एक फ्लैट को बनाने में कितना कॉस्ट लगा सर? 10 लाख। तो ये हो गया हमारा 1 करोड़। माइनस कॉस्ट ऑफ लैंड, लैंड का कॉस्ट कितना इंक्लूड है उसमें सर? 210 लाख इंटू 10 डिवाइड बाई 15, प्रपोर्शनेट कर देंगे। यह है हमारा, तो 40 लाख। माइनस करने के बाद कितना आता है? 60 लाख। ये हमारी निकल के आ गई बिजनेस इनकम। ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये दोनों इनकम कौन से ईयर में टैक्सेबल होगी सर? जिस ईयर में हमने स्टॉक इन ट्रेड सोल्ड किया, मतलब AY 24-25 में, ना कि जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, कैपिटल गेन कब इनकम इसकी कब टैक्सेबल होगी? जिस ईयर में हमारा स्टॉक इन ट्रेड सोल्ड हुआ है। कौन से ईयर में हुआ है सर? 23-24, प्रीवियस ईयर, मतलब असेसमेंट ईयर 24-25 में इनकम टैक्सेबल होगी। ओके, ओके सर। चलिए अब आगे चलते हैं। Question number 3. Mr. A is an individual carrying on a business. Very good. His stock and machinery were damaged and destroyed in a fire accident. Mr. A है, इंडिविजुअल है जो कि बिजनेस करते हैं, उनकी स्टॉक और मशीनरी डैमेज हो गए ड्यू टू फायर एक्सीडेंट। द वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस्ट टोटल डैमेज वाज 6,50,000। ठीक है, सर्टन पोर्शन ऑफ मशीनरी कुड बी सेल्वेज। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द ब्लॉक एज ऑन 1 April 23, WDV as on 31/3/23 after providing depreciation for previous year 22-23 was 10,80,000। ठीक है, जो स्टॉक लॉस हुआ उसका वैल्यू था 6,50,000 और कुछ मशीनरी भी डैमेज हुई थी। उस मशीनरी को हम स्क्रैप में बेच सकते थे। उसकी ब्लॉक की वैल्यू है हमारी, ओपनिंग वैल्यू थी 10,80,000। ठीक है, ओके सर। During the process of safeguarding machinery and in firefighting operation, Mr. A lost his gold chain और a diamond ring। फायर फाइटिंग के दौरान फायर को काबू करने की कोशिश करी उन्होंने, जो असेसी था, उसकी सोने की चेन खो गई जो उसने पहनी हुई थी, और अंगूठी खो गई, जो कि उसने अप्रैल 2005 में 1,20,000 का खरीदा था। मार्केट वैल्यू उसका फायर एक्सीडेंट के टाइम पे था 1,80,000। मिस्टर ई को कंपनसेशन मिला क्या? जो स्टॉक लॉस हुआ था उसके बदले में 4,80,000 मिला। टुवर्ड डैमेज ऑफ मशीनरी, जो मशीनरी डैमेज हुई थी जिसका ब्लॉक था 10,80,000 का, उसके अगेंस्ट 6 लाख मिला। और जो गोल्ड चेन और डायमंड रिंग चोरी हुई खो गया था, वो 1,80,000 उसके अगेंस्ट मिला था। यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रीफली कमेंट ऑन द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ अबव 3 आइटम अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। हमें इसमें टैक्स ट्रीटमेंट बताना है, कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें बताना है कि किस हेड में टैक्सेबल होगी और क्यों होगी। तो स्टॉक, क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड है आपका, तो ये हमारा पीजीबीपी के अंदर जाएगा। ठीक है, इसकी इनकम कहाँ जाएगी? पीजीबीपी के अंदर जाएगा। ठीक है, टोटल लॉस कितना है, इसकी डिडक्शन, टोटल लॉस उतना हुआ था, उसके अगेंस्ट में इतना मिला, बाकी जो डिफरेंस बचा वो हमारा लॉस हो गया, वो हमारा बिजनेस पीजीबीपी के अंदर क्लेम कर लेंगे।
टुवर्ड डैमेज ऑफ मशीनरी। ब्लॉक था हमारा इतने का, 10,80,000 का, और 6 लाख मिल रहे हैं। अब सारे एसेट ही जल गए, ब्लॉक ही खत्म हो गया हमारा। जब ब्लॉक ही खत्म हो गया तो कुछ एसेट बचा ही नहीं उसके अंदर। तो उस केस में हमारा क्या निकलता है सर? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस निकलेगा। ठीक है, ब्लॉक है लेकिन उसके अंदर कोई भी एसेट नहीं है, तो उस केस में हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस निकलता है। तो 10,80,000 का ब्लॉक था, 6 लाख अगेंस्ट में उसके मिला है हमें। तो बाकी जो बचा कितना, 4,80,000, ये हमारा क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बन जाएगा। ओके, ओके सर। फिर गोल्ड चेन और डायमंड रिंग, ज्वेलरी हमारी कैपिटल गेन होती है और कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आती है। हाँ सर, आती है सर। पर्सनल इफेक्ट में ज्वेलरी को छोड़ रखा है, तो ये हमारा कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आती है। तो इसके ऊपर जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमारा कैपिटल गेन के अंदर आ जाएगा। कैपिटल गेन के अंदर उसकी कैलकुलेशन करके निकाल देंगे। ओके, ओके सर। चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें बस हमें ट्रीटमेंट बताना है कि क्या क्या ट्रीटमेंट होगा इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर सार्थक entered into agreement with Mr. Jaykumar to sell his residential house located at कानपुर on 16 अगस्त 2023 फॉर रुपीज 1.5 करोड़। सार्थक ने जय कुमार के साथ एक एग्रीमेंट किया है कि उसे अपना घर बेचना है कानपुर वाला 16 अगस्त 2023 को फॉर 1 करोड़ 50 लाख का। ठीक है। द सेल प्रोसीड वर टू बी पेड इन अ फ्लोइंग मैनर, जो सेल प्रोसीड थे, जो सेल कंसिडरेशन था उस वो इस फॉलोइंग मैनर में पे करना था उसको। 20% अकाउंट पे चेक बैंक ड्राफ्ट से पे किया ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, जिस दिन एग्रीमेंट था उस दिन 20% दे दिया थ्रू अकाउंट पे चेक, सॉरी बैंक ड्राफ्ट। फिर 60% जिस दिन पोसेशन मिला उसको, और बाकी जो 20% हो गया वो रजिस्ट्री पे दिया। ओके, ओके सर। मिस्टर जय कुमार वॉज हैंडेड ओवर द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑन 15 दिसंबर 2023। मिस्टर जय कुमार ने पोजेशन प्रॉपर्टी का 15 दिसंबर 2023 को हैंड ओवर कर दिया कि ये लो, सॉरी जय कुमार को हैंड ओवर कर दिया। एंड द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वाज कंप्लीटेड ऑन 14 जनवरी 2024, और जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था वो 14 जनवरी 2024 तक कंप्लीट हो गया। ही पेड द सेल प्रोसीड एज पर एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट में बताया था कि आपको इस दिन पेमेंट करना है, जय कुमार ने उस दिन आप उसको सार्थक को पेमेंट कर दिया। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दे रखी है, जिस दिन एग्रीमेंट हुआ, जिस दिन पोजीशन लिया और जिस दिन रजिस्ट्री हुई, तीनों की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दे रखी है। ठीक है। उसमें से एक की तो हमें कोई रिलेवेंस भी नहीं है, पोजीशन वाली जिस दिन है उस दिन की तो हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। ठीक है, एग्रीमेंट और रजिस्ट्री की देखनी है। मिस्टर सार्थक हैज़ अक्वायर्ड द रेसिडेंशियल हाउस एट द कानपुर ऑन 1 अप्रैल 2001 फॉर 30 लाख। ठीक है, जो कानपुर वाला घर था वो सार्थक ने 1 अप्रैल 2001 को खरीदा था 30 लाख रुपए का। आफ्टर रिकवरिंग द सेल प्रोसीड फ्रॉम जय कुमार, he purchased two residential house property, one in Kanpur of 20 lakh and on 24 March 2024 and another in Delhi for 35 lakh on 28 मई 2024। जब उसको सेल कंसिडरेशन मिल गया तो उसने दो हाउस प्रॉपर्टी खरीदी, एक दिल्ली में और एक कानपुर में, एक 20 लाख की और एक 35 लाख की। ठीक है, ये हमें दे रखी है कि क्वेश्चन में ये दे रखा है। अब हमें निकालना है कैपिटल गेन, तो निकालें। हाँ सर, चलिए कैपिटल गेन निकालते हैं इस केस में। पीरियड ऑफ होल्डिंग बताइए क्या है सर? 1 अप्रैल 2001 से लेके
पोजीशन कब दिया है? 14 दिसंबर 2023। ठीक है, ट्रांसफ़र कब मानते हैं? पार्ट परफॉर्मेंस में जिस दिन पोजीशन मिलेगा उस दिन हम मान लेंगे कि ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है सर, तो क्या हो जाएगा हमारा? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाएगा। ओके सर, सेल कंसिडरेशन निकालिए। सेल कंसिडरेशन ये आ गया सर, 1.5 करोड़ और 20%। जब हम 50C लगाएंगे, सेक्शन 50C के अंदर क्या बोलता है कि अगर एग्रीमेंट के डेट तक अगर कुछ अमाउंट उसको मिल जा रहा है, कुछ अमाउंट मिल जा रहा है थ्रू प्रिस्क्राइब मोड ऑफ पेमेंट से, तो उस केस में हम डेट ऑफ एग्रीमेंट लेके चलेंगे। ठीक है, तो डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन कितना था? 1 करोड़ 70 लाख। ठीक है, तो इसको यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। 110% ऑफ 1.5 करोड़ कितना हो गया? इसका 110% करते हैं, कितना होता है सर? ये आता है 1.65 करोड़। तो 1.65 करोड़ और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल विच एवर इज हायर विल बी सेल कंसिडरेशन। तो ये हमारा हो गया 1.7 करोड़। दोनों में जो भी हायर है, कौन सा हायर है सर? ये हायर है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? सेल कंसिडरेशन बन जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने में खरीदा था सर? 30 लाख में। डिवाइड बाई 100, कब खरीदा था? 1 अप्रैल 2001 में, तो उसका बेस का क्या होगा? CII 100 मल्टीप्लाई बाई 348। कितना आया? सर 6560000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसमें से फिर हम माइनस कर देंगे, 2 हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है इसने। ठीक है, सेक्शन सेक्शन एग्जेम्पशन माइनस कर देंगे अंडर सेक्शन 54। कितना है सर? 2 करोड़ से कम है, तो 2 करोड़ से कम है तो उस केस में कितनी हाउस प्रॉपर्टी खरीदनी होती है सर? 2 हाउस प्रॉपर्टी खरीदनी होती है। किसने कितनी खरीदी है सर? 2 खरीदी है, 2 की मिल जाएगी। कितनी है? 20 और 35, 55 लाख। तो ये आ गया हमारा 10,60,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। मिसेज युविका bought a vacant land for ₹80 lakh in मई 2005। युविका ने क्या किया? एक लैंड खरीदा था मई 2005 में 80 लाख का। रजिस्ट्रेशन एंड अदर एक्सपेंसेस वर 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ लैंड। जो रजिस्ट्रेशन वगैरह सब मिला जुला के 10% ऑफ कॉस्ट था, तो कॉस्ट 80 प्लस 10% और लगा लीजिए, कितना हो गया? कितना हो गया? 88।
80 लाख आपका कॉस्ट था प्लस 10% इसका, तो टोटल 88 कॉस्ट हो गया। ठीक है सर। सी कंस्ट्रक्टेड अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग ऑन द सेड लैंड फॉर ₹100 लाख। फिर उसने क्या किया, 100 लाख का इसके ऊपर बिल्डिंग बना दिया, मतलब 1 करोड़ की बिल्डिंग बना दी इसके ऊपर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 7-8 में। ठीक है, अभी तक कोई डाउट नहीं सर। सी entered into a agreement for sale of above said residential house with Mr. Johar, not a relative, in अप्रैल 2015। फिर अप्रैल 2015 में इसने एग्रीमेंट टू सेल किया इस प्रॉपर्टी को सोल्ड करने के लिए मिस्टर जोहर के साथ। द सेल कंसिडरेशन वाज फिक्स्ड एट 700 लाख, मतलब 7 करोड़ इसका कंसिडरेशन फिक्स हुआ था। एंड ऑन 23 अप्रैल 2015 मिसेज युविका रिसीव ₹20 लाख एज अ एडवांस इन कैश बाय एक्सिक्यूटिंग एन एग्रीमेंट। और 23/4/2015 को इसको इसके अगेंस्ट 20 लाख का एडवांस मिला कैश। However, due to failure of the part of Mr. Johar, the said negotiation could not be materialized and hence the said amount of advance were forfeited by Mrs. Yuvika। लेकिन एडवांस देने के बाद मिस्टर जोहर ने बोला कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ भी रीज़न से उन्होंने कहा कि मैं इसको नहीं खरीद पाऊंगा। तो जो 20 लाख रुपए दिए थे वो युविका ने फोरफीट कर लिए। ठीक है सर। अब कब फॉरफिट किए हैं सर? 1 अप्रैल 2014 के बाद किए हैं, 1 अप्रैल या उसके बाद किए हैं। तो इस केस में क्या होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बन जाएगा। ये जो 20 लाख है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बन जाएगा। अगर इससे पहले क्या होता तो कॉस्ट से रिड्यूस करते, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से रिड्यूस करते, लेकिन फॉरफिट कब किया है? 1 अप्रैल 2014 के बाद किया है। तो उस केस में क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की इनकम बन जाएगी। मिसिज युविका अगेन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट ऑन 1 अगस्त 2023 फॉर अ सेल ऑफ दिस हाउस एट 810 लाख, मतलब 8 करोड़ 10 लाख में फिर से एक एग्रीमेंट किया सेल करने के लिए। सी रिसीव्ड 80 लाख एज एन एडवांस बाय आरटीजीएस। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट वाज 890 लाख। जिस दिन एग्रीमेंट था उस दिन उस प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 890 लाख, मतलब 8 करोड़ 90 लाख। द सेल डीड वाज एक्सिक्यूटेड एंड रजिस्टर्ड ऑन 14 जनवरी 2024 एंड एग्रीड कंसिडरेशन। However, the state stamp valuation authority has revised the valuation, hence the value of property of stamp duty purpose is 900 lakh। जिस दिन रजिस्ट्री हुई उस दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 900 लाख, मतलब 9 करोड़। मिसेज युविका पेड 1% ऑफ ब्रोकरेज ऑन अ सेल कंसिडरेशन रिसीव। जितना उसने सेल कंसिडरेशन आया था उस पर 1% ब्रोकरेज दिया। ठीक है। Subsequent to sale, Mrs. Yuvika made the following acquisition investment. जब सेल कर दिया उसके बाद उसने कुछ इन्वेस्टमेंट भी करी। क्या? 2 रेसिडेंशियल हाउस खरीदे उसने, एक दिल्ली में एक चंडीगढ़ में, 1,30,000 के और 50,000 के। और एक यूके में घर खरीदा 180 लाख का। उसके बाद एनएचआई के कुछ बॉन्ड भी खरीदे इसने 50 लाख के और 40 लाख के। ठीक है सर। हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है कैपिटल। करें? हाँ सर, करते हैं। लॉन्ग टर्म है कैपिटल एसेट। हाँ सर। सेल कंसिडरेशन क्या है? सेल कंसिडरेशन क्या होगा हमारा? सर कंसिडरेशन इसने कितना फिक्स किया है? 810 का 110% निकालिए, कितना आता है? ये आता है सर 891। और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, इस केस में हम स्टैम्प ड्यूटी कौन सा लेंगे वैल्यूएशन के पर्पज से? सर डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन का। क्यों? क्योंकि उस दिन तक उसको कुछ पार्ट पेमेंट रिसीव हो गया है। कितना रिसीव हुआ है? 80 लाख उसको एडवांस रिसीव हो गया है। अगर नहीं होता तो उस केस में हम डेट ऑफ रजिस्ट्री की जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती वो कंपेयर करते कंसिडरेशन के साथ, 110% ऑफ कंसिडरेशन के साथ वो कंपेयर करते। ठीक है। बट बट
इस केस में क्या है आपका, एडवांस रिसीव हो गया है एज ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट, तो उस केस में हम कंपेयर करेंगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट, और ये 110% ऑफ कंसिडरेशन, तो ये 891 आ रहा है, तो विथ इन रेंज है ये। तो उस केस में जो हमारा सेल कंसिडरेशन है वही हमारा एक्चुअल सेल कंसिडरेशन जो है वही हमारा सेल कंसिडरेशन बन जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। फिर माइनस करेंगे एक्सपेंस, ब्रोकरेज पे करिए। हाँ सर, कितना, कितना ब्रोकरेज पे किया है? 1% सर, तो इसका 1% कितना हो गया? 8.91। ये हो गया आपका नेट सेल कंसिडरेशन। ठीक है, ठीक है सर। फिर इसमें से माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट कितना था हमारा सर? 88 लाख। 80 लाख ये वाला, और 8 लाख और कुछ रजिस्ट्री वजिस्ट्री इसने पे किया होगा, लॉयर वगैरह को, ब्रोकरेज वगैरह सब मिला जुला के 88 बना, मल्टीप्लाई बाई 348, डिवाइड बाई कौन से साल में परचेज किया था? मई 2005। कितना है मई 2005 का इंडेक्सेशन कितना है? 117। यह है 261.74। ओके, तो लैंड की तो कॉस्ट हो गई। अब उस लैंड के ऊपर 100 लाख का, मतलब 1 करोड़ का इसने बिल्डिंग बनाया था, तो वो भी माइनस करेंगे हम। ठीक है, ठीक है सर। तो ये हो गया 100 लाख इंटू, डिवाइड बाई 7-8 का कितना है? 7-8 में बनाया था ना इसने, हाँ सर। 7-8 का 129, सी आई कितना है? 129, तो ये आ गया 129, तो 100 इंटू 348 डिवाइड बाई 129, 269.77। माइनस कीजिए कितना आता है? यह है सर 269.58 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, ओके सर। अब इसमें से एग्जेम्पशन माइनस कर देते हैं हम लोग। माइनस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। 54 में कितनी है कैपिटल गेन? कितना है? 2 करोड़ से ज़्यादा है, कितने घर की मिलेगी सर? एक ही घर की मिलेगी उस केस में। वो भी यूके वाले का नहीं लेंगे, क्यों? घर कहाँ पे होना चाहिए? इंडिया में होनी चाहिए। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कहाँ होनी चाहिए? 54 के अंदर क्या लिखा हुआ है? इंडिया में होनी चाहिए। इंडिया से बाहर अगर कोई प्रॉपर्टी लेती हैं तो उस केस में डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो इन दोनों में से एक घर की लेनी है हमें, कौन सी के लिए सर? 1,30,000। ठीक है, और एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC कितना मिलेगा सर? 50 लाख। तो ये है हमारा 89.57 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, हमारा आंसर क्यों आ रहा है? अच्छा,
ब्रोकरेज हमने स्टैम्प ड्यूटी पे निकाल दिया है। ये आपका ब्रोकरेज आएगा आपका 8.1, 810 माइनस 8.1, 801.91। ठीक है, ब्रोकरेज ठीक कर लीजिएगा, हमने गलत उस पर ब्रोकरेज ले लिया था। तो ये आ जाएगा हमारा, माइनस कीजिए कितना आता है, 270.39। ये आ गया हमारा 130 माइनस 50, 90.39। ओके ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 ईसी कितना मिलेगा? मैक्सिमम 50 लाख ही मिलता है, उससे ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट करी है तो हमें उससे मतलब नहीं, 50 लाख मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होती है उसकी। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट विद इन 6 मंथ हमें इन्वेस्ट करना होता है, और मैक्सिमम लिमिट है 50 लाख की। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन में एज सच कुछ समझाने वाला नहीं है, बट एक बार क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ इसमें क्या है। आपको इसमें पॉइंट ज़्यादा दे रखे हैं। ठीक है, मिस्टर शिवा परचेज द हाउस प्रॉपर्टी ऑन फरवरी 15, 1979 फॉर रुपीज 3,24,000। In addition, he has also paid stamp duty at the rate 10% on the stamp duty value of 350। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 324 प्लस स्टैम्प ड्यूटी 10% इसका निकालिए, 35,000। कितना हो गया? 359 क्या हो गई कॉस्ट। ठीक है, हाँ सर। इन अप्रैल 2008 मिस्टर शिवा एंटर इनटू एग्रीमेंट विथ मिस्टर मोहन फॉर सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी फॉर रुपीज 14,35,000। ओके, एंड रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 1,11,000 एज अ एडवांस। ठीक है, अप्रैल 2008 में क्या किया मिस्टर शिवा ने? एग्रीमेंट किया मिस्टर मोहन के साथ अपना प्रॉपर्टी सेल करने के लिए 14,35,000 का, और 1,11,000 उससे एडवांस ले लिया। लेकिन हाउएवर द सेल कंसिडर डिड नॉट मेटलाइज एंड शिवा ने क्या किया? उसको फोर फीचर कर लिया वो अमाउंट जो मिला था 1,11,000 को। इन मई 2015 एग्रीमेंट फिर से हुआ 20,25,000 मिस दीपशिका के साथ, एंड रिसीव्ड 1,51,000 एज अ एडवांस, और उस मिसिस दीपशिका ने 1,51,000 एज अ एडवांस दिया। लेकिन ड्यू टू सम रीज़न वो दीपशिका पूरे पैसे नहीं दे पाई, और वो अमाउंट भी इसने मिस्टर शिवा ने फोर फीचर कर लिया। इन अगस्त 2015 मिसेस शिवा कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट फ्लोर बाय इनकरिंग अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 3,90,000। अगस्त 2015 में मिसेस शिवा ने क्या किया? एक जो प्रॉपर्टी थी उस पर एक फ्लोर और बना लिया, उस पर खर्चा कितना आया? 3,90,000 का। ठीक है सर। ऑन नवंबर 15, 2023 मिस्टर शिवा entered into an agreement with मिस्टर मनीष फॉर सेल ऑफ सच हाउस फॉर 30,50,000 एंड रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 1.5 लाख। फिर नवंबर 15, 2023 में फिर से एग्रीमेंट हुआ 30,50,000 के लिए, और उसके अगेंस्ट एडवांस मिला 1.5 लाख रुपए थ्रू अकाउंट पे चेक। मिस्टर मनीष पेड द बैलेंस एंटायर सम एंड शिवा ट्रांसफर द हाउस टू मनीष ऑन फरवरी 20, 2024। मिस्टर मनीष ने सारे पैसे दे दिए और शिवा ने 20 फरवरी 2024 को सारा आपका पोजीशन दे दिया हाउस का मिस्टर मनीष को। मिस्टर शिवा हैज पेड ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 1% ऑन अ सेल कंसिडरेशन। मिस्टर शिवा ने 1% ब्रोकरेज दिया जो उसके सेल कंसिडरेशन पे था। ठीक है सर। ऑन अप्रैल 1, 2001 फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी वाज 11,85,000। ठीक है, अप्रैल में 1 अप्रैल 2001 को उस प्रॉपर्टी की एफएमवी थी 11,85,000, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी
10,70,000. Further, the value as per stamp duty authority of such house on 15th November 23 was 39 lakh and 20 फरवरी was 41 लाख. तो स्टैम्प ड्यूटी अलग अलग दे रखी है, एग्रीमेंट जिस दिन हुआ उस दिन का, जिस दिन रजिस्ट्री हुई उस दिन का. तो हमें इस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालना है. ठीक है, तो चलिए एक बार समझ लेते हैं क्या क्या हुआ है. चलिए अब इसको मैं समझाता हूँ डायग्राम पे, सॉल्व आपको खुद करना है. अगर सॉल्व नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा जहाँ पे आप फंसोगे. ओके ओके सर. फरवरी 1979 में इसने क्या किया, हाउस परचेज किया. कितने में? 3,59,000 में. 324 तो कॉस्ट था, प्लस 35,000 रुपये स्टैम्प ड्यूटी पे किया. ओके ठीक है सर. उसके बाद क्या किया, अप्रैल 2008 में एडवांस फॉर फीचर किया इसने. क्या किया, एडवांस फॉर फीचर किया. कितना? 1,11,000. ठीक है ओके सर. उसके बाद मई 2015 में, मई 2015 में फिर से एडवांस फॉर फीचर किया. कितना? 1,51,000. ठीक है ओके सर. उसके बाद अगस्त 2015 में, अगस्त 2015 में इसने फर्स्ट फ्लोर बनाया. अगस्त 2015 में क्या किया, कुछ इम्प्रूवमेंट किया इसने. उसकी कॉस्ट कितनी आई? 3,90,000. ठीक है सर. उसके बाद 15 नवंबर को, 15 नवंबर 23 को एग्रीमेंट किया. ठीक है, और इसके अगेंस्ट में एडवांस मिल गया इसको उसी दिन 1,50,000 रुपए. और 20 फरवरी को, 20 फरवरी को क्या हो गया, रजिस्ट्री हो गई. ठीक है, ये पूरा सिनेरियो है. तो अब क्या करना है, कॉस्ट दे रखी है, हाँ सर. 1/4/2001 से पहले का परचेज है, हाँ सर. तो कॉस्ट और एफ एम वी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 दोनों में से जो भी हायर होगा वो हमारा क्या होगा, क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग के केस में स्टैम्प ड्यूटी से, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एफएमवी. तो उस दिन आपकी 1 अप्रैल 2001 को एफएमवी कितनी थी, 11,85,000. और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी उस दिन, 10,70,000. दोनों में से जो भी लोअर होगा, कौन सा लोअर है, ये सर, ये इस इसमें, और कॉस्ट में जो भी आपका हायर होगा, वो हमारा क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा. तो कौन सा हायर है सर, ये वाला हायर है. तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं सर. फिर एडवांस फॉर फीचर, अब देखना है एडवांस फॉर फीचर अगर हुआ है हमारा, ये हमारा 1 अप्रैल 2014, ऑन और आफ्टर हुआ है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम बन जाएगी. और उससे पहले अगर हुआ है, उससे पहले अगर फॉर फीचर किया है, तो उस केस में रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस, सॉरी, टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से
रिड्यूस करेंगे। अगर 1 अप्रैल 2014 से पहले कुछ अमाउंट फॉर फीचर किया है तो उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से रिड्यूस करेंगे, और 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद किया है तो वो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बन जाएगा, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से कुछ भी लेस नहीं करेंगे हम लोग। ओके ओके सर। तो ये इस केस में क्या होगा, ये आपका 1 अप्रैल 2014 से पहले का है, तो सर कॉस्ट में से रिड्यूस हो जाएगा, कॉस्ट में से ये रिड्यूस हो जाएगा, और ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बन जाएगा। फिर कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है तो इसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, हाँ सर। उसके बाद सेल हुआ है, सेल में हम देखेंगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, अगर 110% ऑफ कंसिडरेशन से ज़्यादा है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे, अगर विथ इन रेंज है तो कंसिडरेशन लेंगे। लेकिन अगर अप टू द डेट ऑफ एग्रीमेंट अगर कुछ अमाउंट हमें रिसीव हो जा रहा है, कुछ अमाउंट रिसीव हो जा रहा है, तो एचडीवी लेंगे हम एग्रीमेंट की डेट का, ना कि रजिस्ट्री की डेट का। ठीक है, तो यहाँ पे शायद पहले ही अप टू द डेट ऑफ एग्रीमेंट हमें रिसीव हो गया है अकाउंट पे चेक से बाई प्रिस्क्राइब मोड, तो इस केस में एग्रीमेंट के डेट में जो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो उसको कंपेयर करेंगे हम सेल कंसिडरेशन के साथ, 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन। अगर विथ इन रेंज है तो हमारा जो कंसिडरेशन है वही रहेगा, अदरवाइज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल कंसिडरेशन बन जाएगा। बाकी सेम जैसे सॉल्व होता है वैसे ही सॉल्व करना है। ओके, तो अगर कहीं भी आपको इस क्वेश्चन में डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछेंगे। तो ये था हमारा कैपिटल गेन। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो मेरा नंबर दिया गया है लिंक में, वहाँ से व्हाट्सएप करके या कॉल करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी अपनी क्वेरी आप डाल सकते हैं। ओके ओके सर। तो नेक्स्ट क्लास में अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।